हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फुगाई के बारे में, जिसको हम यूज करते हैं ऑटोनोमस मेंटेनेंस में या जीसू फ्यूजन में। तो फुगाई क्या है? डेविएशन या abnormalities जो होती है उनको हम कहते हैं फुगाई। ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या इंडस्ट्री में पाई जाती हैं। ये होती कितने तरीके है तो जान लेते हैं। व्हाट इज फुगाई? कि फुगाई है क्या? तो एनीथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, वो सब जो नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, चाहे वो प्रेशर हो, कलर हो, या कुछ भी हो, या डायमेंशन हो, या कोई भी सॉल्यूशन हो, कोई भी ऐसी चीज, या कुछ भी मान लो किसी के कोई लोड हो, कोई टेम्परेचर हो, कोई भी ऐसा चीज जो अब नॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है, उसको हम कहेंगे फुगाई। दूसरा क्या है? डेविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, जो उसका स्टैंडर्ड है उससे डेविएट हो चुकी है। मान लो कि कोई चीज़ था कि कोई रॉड थी, वो थी 1 मीटर की, मान लो 1 मीटर की पूरी पूरी थी, अब वो डेविएट होके मान लो कि 999 mm की बच गई, 999 mm की बच गई। हाँ, या कोई प्रेशर है, उसका जो प्रेशर गेज का जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से वो स्टैंडर्ड नहीं है, वो एरर दे रहा है। या कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड जो अपने स्टैंडर्ड से डेविएट हो चुकी है, उसको हम कहेंगे फुगाई। तीसरा क्या होगा? डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी वहां से वो डेविएट हो चुकी है। मतलब कि हमें चाहिए था 10.1 mm, तो वो हो गई 10.08 mm, तो वो अपने रिक्वायरमेंट से डेविएट हो चुकी है, हमें रिक्वायरमेंट जो थी उससे अलग आ गई हो। तो ये सब क्या होगी? फुगाई होगी। अब जान लेते हैं आगे कि फुगाई कितने तरीके की होती है। तो बेसिकली 7 तरीके की फुगाई पाई जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। इनको भी है, इनको ही हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनको एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है प्लांट की। अब पहली फुगाई क्या है? माइनर फ्लॉज। दूसरी क्या है? बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल। इन सबको आगे चल के हम अभी डिटेल में बताएंगे। अभी हम बता देते हैं सेवंथ होती कौन कौन सी हैं। तो पहली होगी माइनर फ्लॉज, दूसरी होगी बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल, तीसरी हो गई इनएक्सेसिबल प्लेस, चौथी हो गई सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन, फिफ्थ हो गई सोर्स ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट्स, सिक्स हो गई अननेसेसरी एंड नॉन अर्जेंट आइटम्स, एंड सेवंथ अनसेफ प्लेस। अब क्या है कि जब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 के हिसाब से करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। लेकिन जब इनको एलिमिनेट करने का नंबर आता है, या यूँ समझो कि हम फुगाई को जब एलिमिनेट करते हैं तो हम नीचे शुरू करते हैं। प्रायोरिटी किसको देते हैं? पहले सेवन्थ वाले को, फिर सिक्स वाले को, फिर फिफ्थ वाले को, फोर्थ वाले को, थर्ड वाले को, फिर सेकंड वाले को, फर्स्ट वाले को एलिमिनेट करते हैं। तो हमको जब एलिमिनेट करना है फुगाई को, उस टाइम पे हमें देखना है कि सबसे पहले हम एलिमिनेट करेंगे सेवन्थ वाले को, अनसेफ प्लेस को पहले हम एलिमिनेट करेंगे। वो सारी चीज़ जो अनसेफ है उसको पहले एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से किसी को इंजरी हो सकती है, किसी की डेथ भी हो सकती है। फिर क्या करेंगे? हम सिक्स्थ वाले को एलिमिनेट करेंगे। अननेसेसरी आइटम जो पड़े हैं, नॉन अर्जेंट आइटम्स जो पड़े हैं हमारे वर्किंग प्लेस पे, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर पे हमारी क्वालिटी बनानी है हमें। तो फिर क्वालिटी बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी को जो डिफेक्ट पहुंचा रहा है उसको एलिमिनेट करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन को एलिमिनेट करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे इन एक्सेप्शनल प्लेस को एलिमिनेट करेंगे। फिर सिक्स नंबर पे हम एलिमिनेट करेंगे बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल जो भी रहेगी उसको। फिर हम करेंगे माइनर फ्लॉज को। तो इस तरीके से हम फुगाई को एलिमिनेट करते हैं, प्रायोरिटी देके सबसे लास्ट वाले को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। ठीक। अब इसकी जान लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे माइनर फ्लॉज के एग्जांपल क्या हैं? माइनर फ्लॉज में थोड़ी बहुत जो खामियां आ जाती, जैसे मान लो कहीं पे कोई डस्ट पड़ी हुई है किसी सरफेस पे, या ये मान लो कहीं पे रस्टिंग हो गई, कहीं पे कुछ क्रैकिंग आ गई, चिपिंग हो गई, लूजिंग हो गई, या इनकरेक्ट प्रेशर, जैसे कि हमने बताया कि 12 kg चाहिए था लेकिन हमको अब प्रेशर मिल रहा है 12.5, 13, 11.5, 11 ऐसे मिल रहा है। तो वो सब क्या है? माइनर फ्लॉज, छोटे मोटे जो कमियां हैं उनको हम जानते हैं माइनर फ्लॉज के नाम। फिर क्या हो गया दूसरे नंबर पे? बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल। फिर दूसरी फुगाई कौन सी? कंडीशन बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल। तो इसमें क्या हो गया कि जैसे कि पहले मान लो कि कहीं पे लुब्रिकेशन हो रहा था, लेकिन अब क्या है, आप गए तो देख रहे हैं कि
लुब्रिकेशन का इनलेट लाइन खुली पड़ी है, या कहीं पे लेवल इंडिकेटर डैमेज मिला, या डर्टी है, डर्टी रहेगा तो दिखेगा नहीं आपको लेवल, तो उसको लगने ना लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, या कहीं पे लेवल इंडिकेटर या इंडिकेटर किसी तरीके का लगा ही नहीं है, या कोई चीज़ हमने बहुत लंबी लगा दी है, कोई चीज़ बहुत छोटी लगा दी। तो इस तरीके की जो बेसिक कंडीशन थी उसको हमने डेविएट कर दिया, तो उसकी बेसिक कंडीशन अब नहीं रही, अब वो वहाँ से डेविएट कर चुकी है, तो उसको हम कहेंगे एक फुगाई। तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे। फिर तीसरे तरह की फुगाई क्या हमने ली थी, मशीन इनएक्सेसिबल प्लेस। इनएक्सेसिबल प्लेस बहुत बड़ी समस्या है इंडस्ट्रीज में, ये कई तरीके का, जैसे कि मशीन कंस्ट्रक्शन। कभी कभी होता है कि मशीन कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि आपको मेंटेनेंस करना है किसी चीज़ का, तो वो आप कर नहीं पाओगे आसानी से। या कोई भी कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्शन कर रखा मशीन का कि आपको मेंटेनेंस या ऑपरेशन करने में असुविधा हो रही है, तो क्योंकि वहाँ पे इतना स्पेस नहीं, जगह नहीं है, आप उसको कुछ आपको मॉनिटर नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन मशीन का। या दूसरा तो क्या होगा कि स्पेस कंस्ट्रेंट, मतलब कि कहीं पे स्पेस आपको चाहिए था 1 फीट का, तो वहाँ पे आधे फीट का है, या 1 मीटर चाहिए था तो वहाँ पे आधे मीटर। इसलिए स्पेस ही नहीं है, स्पेस की वजह से हमको समस्या आ रही है, कम स्पेस है, बड़ी मशीन लगा दी, इस तरीके की कोई समस्या। तो वो एक हो गई। तीसरा कंस्ट्रक्शन, हमारा कंस्ट्रक्शन ऐसे है, कभी कभी होता क्या है कि इंडस्ट्री में कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि कभी कभी वहाँ पे आपको फोर्क लिफ्ट ले जानी नहीं जा पा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि उसकी हाइट इतनी कम है कि आप फोर्क का जब फोर्क लिफ्ट की जब फोर्क उठा ओपन कर रहे हैं तो वो जा ही नहीं पा रहा, जगह ही नहीं है। तो ये आ गई एक तरीके के इनएक्सेसिबल प्लेस टाइप की फुगाई। फिर ऑपरेटिंग डिस्प्ले, मान लो कोई डिस्प्ले है, उसको आपको मॉनिटर करना है, देखना है, उसमें कोई चीज़ वो नहीं देख पा रहे, वो पीछे लगा है, इतना हाइट पे लगा है, आपको इजीली दिख नहीं रहा है। या किसी चीज़ को, फिर वही चीज़ आ गई कि कोई पोजीशन, कहीं टेम्परेचर गेज कहीं पे लगा हुआ, प्रेशर गेज कहीं पे लगा हुआ है, उसकी पोजिशनिंग ऐसी है कि आपको दिख ही नहीं सकता आसानी से। ठीक है, तो इन सबको, या मशीन का लेआउट, इस तरीके तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हम इनएक्सेसिबल प्लेस के फुगाई में मेजर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और इनको फिर एलिमिनेट कर देते हैं, जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगली फुगाई क्या है, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ये बहुत चीज़ें बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जैसे कि कहीं पे ओवरफ्लो हो रहा किसी चीज़ का, मान लो कि कूलेंट है, वो ओवरफ्लो करके आपके हाइड्रोलिक में जा रहा है, कटिंग ऑयल है वो हाइड्रोलिक में जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ XYZ जो ओवरफ्लो हो रही है, फर्श पे गिर रही है, फर्श को स्लिपरी कर रही है। ठीक है, या कुछ भी चीज़ किसी मिक्स हो जा रही जाके, या कहीं पे कोई लीकेज है, लीकेज जैसे हमने बता दिया, कहीं लीकेज हो गया, मान लो कि लुब्रिकेशन है, वो लीकेज होकर आपको कूलेंट में जा रहा है, कूलेंट को क्या कर रहा है, कंटेमिनेट कर रहा है, हाइड्रोलिक में जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोलिक की, लुब्रिकेशन की अलग है प्रॉपर्टी, दोनों को कंटेमिनेट कर रहा है, तो उसकी वजह से तमाम तरीके के डिफेक्ट आएंगे, वाल्व खराब हो जाएगा, पंप खराब हो जाएगा, बहुत चीज़, सिलेंडर खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। तो या कोई एग्जॉस्ट हो रहा, मान लो कहीं पे DG का एग्जॉस्ट हो रहा है, या मान लो कहीं पे मेटल कटिंग हो रही है तो उसका एग्जॉस्ट हो रहा है, जैसे लेजर कटिंग मशीन्स में होते हैं, या मान लो कहीं पे वेपर एग्जॉस्ट हो रही है, इस तरीके जो एग्जॉस्ट होते हैं उनसे कंटेमिनेशन होता है। तो इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते कैसे करना है। फिर पैकेजिंग मटेरियल भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन है, कि पैकेजिंग मटेरियल की वजह से भी कंटेमिनेशन होता है इंडस्ट्री में। फिर अगली फुगाई है सोर्स ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट। वो सारी चीज़ें जो हमारी क्वालिटी को डिफेक्ट पहुंचा सकती है, उनको हम कहते हैं सोर्स ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट्स। तो ये एक मेजर फुगाई है जिसको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे क्वालिटी को डिफेक्ट कर सकता है, कहीं पर अगर उस सरफेस पर रस्टिंग आ गई किसी पार्ट पे, तो वो एक क्वालिटी डिफेक्ट है। या हम कोई पीस किसी ट्रे में रख रहे हैं, ऊपर से ज़्यादा हाइट से उस पर दूसरा पीस गिरा दिया, तो उसको डैमेज कर सकता है, डेंट आ सकते हैं उस पीस पे कॉलिजन्स की वजह से। या कहीं पे हम कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लाइट की ज़रूरत थी अच्छी खासी, लाइट है ही नहीं है, डिम है लाइट, कम है लाइट, उससे हमको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा कोई चीज़, तो उसकी वजह से हम सही से उसको देख नहीं पाए, तो वहाँ पे भी एक क्वालिटी डिफेक्ट आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट हो गया। फिर क्या है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं कोई चीज़, वो क्या है, गड़बड़ है, उसकी रीडिंग कैलिब्रेशन सही नहीं है, उसकी रीडिंग कुछ और हम बता रही है, एक्चुअल में है कुछ। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमारा क्वालिटी डिफेक्ट आता है।
फिर कहीं पे कोई चीज़ हीटिंग करनी है, एडुकेट हीटिंग नहीं हो पा रही है, मुझे चाहिए थी 1200 डिग्री टेम्परेचर हीट करने का, हम 1400 कर दिए गलती से, या 1000 पे कर रहे हैं, तो उससे क्या है जो हमारे रिक्वायर्ड क्वालिटी चाहिए थी आइटम पे या उस मेटल की, वो नहीं मिल पाती है। तो अभी एक क्या है सोर्स है क्वालिटी डिफेक्ट का। एक और आ जाएगा, कोई चीज़ कहीं पे अगर मिक्सिंग हो रही मान लो, तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा कि वो भी चीज़ अच्छी नहीं बन पाएगी। मान लो कोई मसाला बना रहे हो या कोई भी चीज़ ऐसी है जो, या कोई मटेरियल बना रहे हो उसकी मिक्सिंग करनी, दो चार मटेरियल को एक में करके अच्छे से मिक्स करके उसको फिर एक दूसरा मटेरियल तैयार करना, तो अगर मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो उसमें क्या होगा डिफेक्ट आएगा, तो वो भी एक क्वालिटी डिफेक्ट में आ जाएगा। तो ये हो गई सोर्स ऑफ क्वालिटी डिफेक्ट टाइप की फुगाई। अब अगली है अननेसेसरी एंड नॉन अर्जेंट आइटम। ये बहुत बड़ी समस्या पूरे इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री में होती है बहुत बड़ी सिरदर्दी। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ये तीन तरीके से आपको डिफेक्ट पहुंचाती है, ये तीन तरीके से आपको इफेक्टिव करेगी। पहला तो आपको इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, इन्वेंट्री ब्लॉक हो जाएगी। इन्वेंट्री ब्लॉक का मतलब कि अगर स्क्रैप भी है ना, तो वो भी आपको अगर बेच के आपको कुछ पैसे मिलेंगे, ऐसे पड़ा हुआ किसी फायदे का, आपको कैपिटल ब्लॉक हो रहा है। ठीक। दूसरा क्या है स्पेस ब्लॉक हो जाएगा आपका, जहाँ पे रहेगा वो स्पेस ब्लॉक रहेगा उतनी दूर का। तीसरी चीज़ क्या, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, भद्दा लगेगा, अट्रैक्टिव नहीं रहेगा वो आपका वर्क प्लेस। तो ये तीन तरीके से आपको प्रभावित करती है। तो कुछ एग्जांपल्स इनके जैसे फैंस है, कहीं पे फैंस लगा हुआ था पहले, तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, अब उसकी ज़रूरत नहीं, तब भी वो वहाँ पे लटका हुआ है, लगाए हुए लोग, हो सकता है वहाँ से निकाल कहीं और आप लगा सकते थे, तो आपको जो नया खरीदना था उसकी जगह पुराना लगा लेते, फ़ायदा आ जाता, वो इन्वेंट्री आपको बच जाती। या अगर वो डैमेज है, ख़राब है, तो उसको स्क्रैप कर दो, कुछ कैपिटल्स में पैसा आ जाएगा। या कहीं पे कोई पाइप पहले लगी हुई थी, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, तब भी आज पाइप वो लगी हुई पड़ी है, वो एक हो गई। तीसरा क्या है, उसी पाइप में अगर होल वाल्व लगे हैं, क्या इंडिविजुअल कहीं और भी वाल्व लगे हुए हैं जिसकी ज़रूरत अब नहीं है, तब भी वहाँ पे लगा हुआ है उसको, तो उसको भी अननेसेसरी या नॉन अर्जेंट में ले लेंगे। टैंक कहीं पे पहले था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, टैंक की जगह कुछ और हो गया है, या तो वो भी पड़ा वहाँ पे। बोल्ट मीटर थे पहले, एनालॉग बोल्ट मीटर लगा था, अब हमने डिजिटल लगा दिया, तब भी एनालॉग वाला भी वहाँ पे लगा पड़ा है। ठीक है। पावर प्लग्स हैं, वायर हैं, जिग्स हैं, फिक्चर हैं, स्पेयर बहुत बड़ी चीज़ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, कि कोई खराब स्पेयर पड़ा हुआ बहुत दिनों से, लोग रखे जा रहे, जरूरत नहीं स्क्रैप करना चाहिए लेकिन रखे हुए हैं, तो ये भी एक तरीके का अननेसेसरी आइटम्स में आ गया। तो इस तरीके की जो फुगाई होती हैं इनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं और एलिमिनेट करते हैं। अब फाइनली क्या है, अनसेफ प्लेस। अनसेफ प्लेस हो सकता है कोई क्रैक हो कहीं पे, वो क्रैक कहाँ पे हो, मान लो कोई लेडर हो, उसमें क्रैक होगा, अब आप चढ़ गए उसके ऊपर, जब हाइट पे गए तो उस पर लोड पड़ा, तो आप क्रैक था, आप टूट गया, तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। हैंड रेल है, उसकी भी यही कहानी है, वो अगर लूज है, डैमेज है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। कोई ब्रोकन कवर है, कोई कवर थी वो टूट लटक रही थी ऊपर, टूट के आधी सी, तो वो गिर जाएगी बाद में कभी किसी के ऊपर। हुक्स हैं जिससे हम लोड उठाते हैं, वो डैमेज है, तो उससे वो अगर टूट गया है तो उस पर जो लोड उठाए ऊपर है वो नीचे गिरे, किसी के ऊपर गिर सकता है, डैमेज कर सकता है, किसी को इंजर्ड कर सकता है कुछ भी। तो या हैंगिंग वायर है, जो ऊपर से वायर जा रहे हैं वो अगर ओपन है तो उसकी वजह से किसी को करंट लग सकता है। तो ये कई तरीके के अनसेफ प्लेस होते हैं, अनसेफ आइटम्स होते हैं जो इंडस्ट्री में लोगों को इंजर्ड कर सकते हैं। तो इनको एलिमिनेट करना भी हमारा सबसे बड़ा एक इनको एलिमिनेट करना एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है और बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इसी को एलिमिनेट किया, इसलिए मैंने बताया था कि नीचे से शुरू करते, जब एलिमिनेट करना शुरू करते हैं सबसे पहले अनसेफ प्लेस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसकी वजह से किसी को इंजर्ड हो सकता, कोई किसी की डेथ हो सकती, कुछ भी हो सकता है इसकी वजह से। ठीक, तो ये हो गए कुछ एग्जाम्पल्स इन 7 तरीके के फुगाइल्स के। अब ये विजुअल एग्जाम्पल्स हैं इनके, जैसे कि हमने बताया कि प्रेशर प्रेशर गेज देख लो आप। प्रेशर गेज में क्या है कहानी इसकी, कि ये प्रेशर गेज है हमारा, इस प्रेशर गेज में देखो कहाँ नीडल कहाँ है, ना 100 पे ना 0 पे। ये क्या रीडिंग देगा, कुछ सही नहीं देगा। तो ये क्या है, डिफ्लेक्शन है ये देखो ये यहाँ से, ये भी अब नॉर्मल है देखो। ठीक, ये देखो ये ओपन है यहाँ से टर्मिनल इसका। ठीक है, ये टर्मिनल इसका ओपन है, ये भी अब नॉर्मल है, ये भी एक फुगाई है। ये देखो यहाँ कितना रस्टिंग है, ये भी एक है। ये देखो ये बेल्ट क्या है, लूज है, हमारी बेल्ट लूज है, ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, अब देखो ये चेन भी हमारी कितनी लूज है, देखो चेन लूज है।
ठीक, यहाँ पे क्रैक है, ये देखो व्हील है, ये कहीं पे डैमेज हो गई किनारे से, कहीं पे हो सकता कुछ टकरा गया हो। ठीक, तो ये थी हमारी माइनर फ्लॉज की कुछ एग्जांपल। अब ये विजुअल हैं किसके, बेसिक कंडीशन नॉट फुल। कहीं पे हमें छोटा बोल्ट चाहिए था या कुछ और चाहिए था, चाहिए कुछ और था, हमने लगा दिया कुछ और। जैसे कोई लुब्रिकेशन यूनिट थी, इसमें मेन लुब्रिकेशन लाइन ही ओपन है, तो कहाँ से लुब्रिकेशन होगा, हो ही नहीं रहा कुछ भी लुब्रिकेशन। ये हमारा लेवल इंडिकेटर लगा है, कुछ पता नहीं चल रहा है तेल है कि नहीं है, कम है ज़्यादा है। यहाँ इस स्पेसर चाहिए थे, प्रॉपर स्पेसर सही नहीं लगा हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल के। अब ये देखो तीसरे तरीके की फुगाई, इनएक्सेसिबल प्लेस, इसमें देख लो ये है, यहाँ पे कुछ काम करना आपको तो यहाँ पे जगह नहीं है। अब यहाँ देखो ये सब कुछ है, वहाँ यहाँ पे काम करने जाना तो ये सबको हटा ऊपर से जाके यहाँ खड़े होकर करना पड़ेगा काम। ठीक, ऐसे ही ये देखो ये भी अंदर में गंदगी सफाई क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है इस तरह के साफ करने के लिए। ठीक, एक ये देखो ये भी क्या है, ये यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है लेकिन ये हाइट पे कहीं है, आदमी के काम करने में दिक्कत होगी। ऐसे ये है, ये अभी तो आपको केवल इतना दिख रहा है, लेकिन ये भी कहीं पे ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ पे कि आप देख ही नहीं पाओगे प्रॉपर तरीके से, इसकी रीडिंग नहीं ले पाओगे, तो ये भी एक तरीके की अब नॉर्मलिटीज है। तो ये होती है इनएक्सेसिबल प्लेस की फुगाई, और भी तमाम एग्जांपल्स होते हैं। अब देखो ये फोर्थ नंबर की फुगाइज हैं, इनका कुछ एग्जांपल्स है। जैसे ये वेपर निकल रही है तो ये कुछ ना कुछ कंटेमिनेट कर रही है इन्वायरमेंट को। यहाँ जो वेपर निकल रही है ये भी कंटेमिनेट कर रही है। ये जो हमारा पैकेजिंग आइटम्स हैं इनकी वजह से कंटेमिनेशन फैलेगा, ये भी है एक सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है, एक ये देखो यहाँ से ऑयल हो, पानी हो, कोई वेस्टेज हो, कुछ भी हो जो ड्रिपिंग हो रहा है इसकी वजह से कंटेमिनेशन होगा। तो ये भी एक तरीके की हमारी अबनॉर्मलिटीज है या फुगाई हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं कुछ विजुअल। अब एक ये है फिफ्थ नंबर की क्वालिटी डिफेक्ट वाली कुछ फुगाई। इनमें क्या देखो, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है, रस्टिंग भी है या क्रैक रस्ट, ये है ये, इनके वजह से भी क्वालिटी डिफेक्ट आएगा हमारा। ये भी है हमारा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने कुछ, इसका एज डैमेज हो गया है, यहाँ पे मिक्सिंग होनी थी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी इस चीज़ की, तो इसकी वजह से भी आएगा। तो क्वालिटी डिफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। ये अननेसेसरी आइटम्स के, जैसे ये हमने बताया था एग्जॉस्ट फैन, देखो ये पूरा एरिया खुला हुआ ओपन है, ये पूरा एरिया, लेकिन ऊपर एग्जॉस्ट लगा तो क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा है? जब एरिया खुला है तो एग्जॉस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ये टैंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, ये पाइप्स हैं। ठीक है, ये पावर प्लग लगे हुए हैं। तो इस तरीके की जो होती है अननेसेसरी आइटम, नॉन अर्जेंट आइटम्स हैं, ये फुगाई है, इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एलिमिनेट करते हैं बाद में। अब अनसेफ वाले में आ जाओ आप, ये लेडर है, लेडर के ऐसी डिजाइन है एकदम सीधी है, हो सकता है आदमी गिर जाए या कुछ। ठीक, अब ये देखो फर्श है, ये टूटी है, मान लो आपको ठोकर लग के गिर सकते हो, आप चोट लग सकती है। ऐसे ये लेडर है, इस पे कोई सेफ लेडर नहीं है, ऐसे ही है, ये इस पे आदमी गिर सकता है, स्लिप कर सकता है। ऐसी ये है, ये भी खुरदरा है फर्श, यहाँ से भी आदमी गिर सकता है, चोट लग सकती है ठोकर लग के। ये हमारे हैं हुक्स हैं, वायर हैं इनमें। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये क्या हैं, फुगाई के हैं। अब बात हो गई फुगाई कितने तरीके से, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, हमने विजुअल दिखा दिया। अब हम बात करेंगे एक अगले टर्म में जो इसमें यूज होता है, उसको कहते हैं टैगिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं एक और टर्म की जिसको कहते हैं टैगिंग। तो फुगाई में क्या करते हैं हम, सबसे पहले फुगाई को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसकी टैगिंग कर देते हैं, और फिर बाद में उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो जान लेते हैं फुगाई टैग या एफ टैग होता क्या है। ये क्या है, एक विजुअल और कार्डर है किसी भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम की। मतलब वर्क आर्डर आपको वर्क करना है तो आप किसी को काम करवाना है तो उसको मेल कर सकते हो, उसको लिख के दे सकते हो भैया ये काम करना मेरा, उसको वर्बली जाके बोल सकते हो। तो ये क्या है, एक विजुअल वर्क आर्डर है, आप इसको टांग दिए तो कलर है, पता इस कलर के काम को कौन करेगा, वो आके करेगा। विजुअल वर्क आर्डर है ये। एक तो इसको ट्रैकिंग कैसे करते हैं, चार तरीके से ट्रैक करते हैं। पहला, जैसे हमने बता दी फुगाई, सारी फुगाई को हमने नोट कर लिया, अबनॉर्मलिटीज को लिस्ट बना ली। फिर क्या हुआ, एफ टैग टैली करते, फुगाई टैग लगा दिए और बाद में उनको हम टैली कर रहे हैं कि हमने मान लो 20 टैग लगाए थे तो
उनमें से कितने हमने एलिमिनेट कर दिए, कितने अबनॉर्मलिटीज़ को हमने एलिमिनेट कर दी। तो यहाँ से हमारी ट्रैकिंग हो जाएगी कितना काम हुआ, कितना बच गया। तीसरा, सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन की लिस्ट। सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन हमारा जो, मान लो कोई फुगाई है, कोई मान लो कंटेमिनेट हो रहा है, उसके लिए रीजन क्या है उसकी लिस्ट बना लोगे। जैसे अगर हमारा बार बार ऑयल, हाइड्रोलिक ऑयल ख़राब हो रहा है, उसमें डस्ट आ रही है, कूलेंट मिल जा रहा है, कोई भी मिक्सिंग हो रही है, तो वो क्यों हो रही है उसकी लिस्ट बन जाएगी ना, तो उसको एलिमिनेट कर दोगे तो वो प्रॉब्लम हमारी परमानेंट ख़त्म हो जाएगी। और चौथी क्या होती है, हार्ड टू एक्सेस। जहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं वहाँ पे वो प्रॉब्लम करती है। तो वो चौथी थी। इस 4 तरीके की लिस्ट बना के हम इसको फुगाई टैग को हम ट्रैक करते हैं या मॉनिटर करते हैं। अब जान लेते हैं कि फुगाई टैग होते कितने तरीके के हैं। तो हमने जैसे बताया कि फुगाई टैग 3 तरीके के होते हैं। पहला, सेफ्टी टैग। सेफ्टी टैग का कलर क्या होगा, इसका कलर होता है येलो कलर। इसको कौन लगा सकता है, इसको कोई भी लगा सकता है। और किसके लिए लगा सकता है, इसको कोई भी कहीं भी से कोई भी कर सकता है। इसको चाहे वो मैकेनिक हो, ऑपरेटर हो, कोई भी इसको कर सकता है। जिसके हिसाब का वर्क रहेगा वो इसको कर सकता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, हमें दिखा कि कोई वायर ओपन है, तो हमने वहाँ पे एक टैग लगा दिया कि ये वायर से करंट लग सकता है किसी को, तो वो एक हो गई। तो उसको अब देखो, उसको इलेक्ट्रीशियन कर देगा, कर क्लोज, या ऑपरेटर जाके बताया, या कोई जाके बता देगा कि भाई इलेक्ट्रीशियन इसको करे। तो ये टैग क्या होता है, रिटन बाई एवरीवन फॉर एवरीवन। किसी द्वारा लिख भी बनाया भी सकता है और कोई द्वारा किया भी सकता है, चाहे मैकेनिक हो, ऑपरेटर हो, कोई भी। ठीक। और इसका कलर क्या होता है, येलो। अब दूसरे तरीके क्या होता है, ऑपरेटर टैग। ऑपरेटर टैग ये यहाँ पे ब्लू कलर का होता है, कहीं कहीं पे वाइट कलर का भी होता है। इसको कौन क्लोज करेगा, ऑपरेटर। ऑपरेटर इन द सेंस कि नॉन मेंटेनेंस पर्सन। जैसे मशीन में कोई प्रॉब्लम है, उसको लेवल देखना है, प्रेशर देखना है, तो वहाँ पे वाइट टैग लगा है, तो इसका मतलब ये, या कोई चीज़ हटानी है, कोई जिग पिक्चर इस तरीके का हटाना है, तो ऑपरेटर अगर उसको हटाएगा तो उसके लिए लगा हुआ है, तो वो ऑपरेटर का हो गया। मान लो कहीं पे सुपरवाइजर काम है, तो वो सुपरवाइजर भी कर सकता है उस काम को। मान लो क्लीनर, कोई चीज़ गंदा है उसके लिए लगा रखा, तो क्लीनर का काम है तो क्लीनर करेगा। अब जैसे कोरोना चल रहा है, तो सैनिटाइज भी करना है, तो सैनिटेशन अगर करना है तो उसके लिए भी अलग आदमी रहेगा। तो कोई भी नॉन मेंटेनेंस पर्सन इसको फिक्स कर सकता है, जिसके हिसाब का जो टैग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर टैग, जो कि ब्लू कलर का होता है या वाइट कलर का होता है। तीसरा क्या है, मेंटेनेंस टैग। जिसमें क्या है, मोर स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा स्किल्ड आदमी की जरूरत पड़ती है, और इसका कलर होता है रेड। इसको कौन करता है फिक्स, इसको करता है मेंटेनेंस पर्सन फिक्स। जैसे कि कहीं पे अगर मान लो कि कोई प्रेशर गेज खराब है, या कहीं पे कोई टेम्परेचर कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है, इस तरीके जो हैं ये सब क्या है, इनको कौन करेगा, मेंटेनेंस पर्सन का, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है। तो ये 3 तरीके के टैक्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि अबनॉर्मलिटीज मिलती कहाँ से हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें, आती कहाँ कहाँ हैं। तो पहला होता है ब्रोकन पार्ट्स, दूसरा होता है बियर एंड प्ले। कोई चीज़ बियर आउट हो गई, या किसी में प्ले बन गई, बियर आउट होगी तो प्ले बन जाएगी। तो ये क्या हो गया, दूसरे तरीके। अब क्या है, डस्ट, कहीं पे डस्ट से भी हमें अबनॉर्मलिटीज हो जाएगी, डर्ट रहेगी। कोरोजन, कहीं पे जंग लग रहा है, उससे भी अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होगी। कहीं पे कोई क्रैक है, ड्रिप मार्क है, कुछ डिफॉर्म हो गया है, किसी सरफेस डैमेज हो गया है, कहीं से अबनॉर्मल नॉइज आ रही है, कुछ चीज़ हॉट हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है, अबनॉर्मल से ज़्यादा गर्म हो रहा है, कुछ चीज़ अबनॉर्मल से ठंडा है, कहीं से कुछ ऑर्डर, कुछ गंध आ रही है, कुछ भी स्मेल आ रही है मान लो। तो ये सब चीज़ें जो होती है, अबनॉर्मलिटी जो होती है, यहीं से हम अबनॉर्मलिटीज पकड़ते हैं, निकालते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि अब एप टैग मतलब प्रोवाइड टैग लगा, उसको ट्रैकिंग भी करनी है, मॉनिटरिंग भी करनी है। तो देख लेते हैं ट्रैकिंग कैसे करनी है। हमने तो 4 बता दी कि 4 लिस्टिंग करके हम ट्रैकिंग करते हैं। अगली क्या है स्टेप, तो कैसे करते हैं, टू ट्रैक द एप टैग एज पार्ट ऑफ एमएट। तो ये क्या है कि प्रोवाइड टैग को ट्रैक करना भी एक ऑटोनोमस एक्टिविटीज में आता है। इसके लिए हम टीम बनाते हैं। टीम क्या करती है, एक्टिविटी बोर्ड बनाती है। उस पे क्या करते हैं हम, एक्टिविटी बोर्ड पे एक एरिया निर्धारित कर देते हैं कि यहाँ पे हम
एफ टैग को ट्रैक करने के लिए सिस्टम क्रिएट करें। वहाँ पे मतलब लिस्टिंग या कर सकते हैं, वो चारों चीज़ जो हमने बताई वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं, या कुछ भी वो अपना मेथड लगा दिए कि हमने वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं कि कितना हमने पहले कितना हमने लगा दिया टैग। तीनों तरीके टैग हमने देखेंगे तो तीनों तरीके टैग कितने कितने लगे थे, अब तीनों में से कितने कितने कौन कौन से एलिमिनेट हो गए हैं। तो इस तरीके से हम उनको ट्रैक करते हैं। ठीक, अब बात आ गई कि हम फुआई टैग को एक्टिविटी बोर्ड पे हम ट्रैक करते, तो अब जान लेते हैं एक्टिविटी बोर्ड होता क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, किसी भी चीज़ को ना आप जब विजुअली किसी को प्रेजेंट करते हो तो उसको समझ में ज़्यादा आता है और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसका रिजल्ट भी ज़्यादा आता है। जैसे कि कोई कलर कोटिंग कर देना या किस तरीके, तो विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बढ़िया होता है। तो इस एक्टिविटी बोर्ड का जो गोल होता है वो एक तो ये होता है, किसी गोल एक्टिविटी या रिजल्ट को विजुअली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। क्योंकि हमने जैसे बताया कि कोई काम हम कर रहे हैं उसको हमने बोर्ड पे प्रेजेंट कर दिया कि भैया हमारे रेड टैग पहले 10 हमने लगाए थे, अब उसमें से हमने 9 एलिमिनेट कर दी, एक बचा रह गया। या कोई चीज़ पहले गंदी थी उसकी फ़ोटो एक लगा दी, उसके बाद बिफोर की साफ करके लगा दी, तो उससे पता लग रहा आदमी वहाँ कुछ नहीं, किसी देखना बोर्ड पे देखा, हाँ यार ये पहले गंदी थी, ये कंडीशन थी, अभी ये कंडीशन हो गई इसकी। तो ये क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ, विजुअल ट्रैकिंग हो गई है। तो किसी भी गोल एक्टिविटी या रिजल्ट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये एक्टिविटी बोर्ड का ही काम होता है। दूसरा क्या होता है, कंसिस्टेंट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये कंसिस्टेंट मेथड होता है कम्युनिकेशन का, मतलब कि हमने बताया कि बोर्ड पे आदमी जाके देख ले क्या हो रहा है क्या चल रहा है, उस बोर्ड से सारा कुछ पता चल जाएगा आदमी को कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम पहले थी, अब इन्होंने क्या क्या टैकल कर ली, क्या क्या बची रह गई हैं, आगे इनका क्या गोल है, और जो काम कर लिया उसका रिजल्ट क्या आया है, आगे इनकी क्या एक्टिविटीज और होने वाली है। ये सब चीज़ें एक प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूअस हम उस एक्टिविटी बोर्ड के थ्रू सभी लोगों, किसी को कोई इंडिविजुअल नहीं, सभी लोगों को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में। ठीक, और फिर थर्ड क्या है ऑब्जेक्टिव, कि इससे क्या होती है, एक्टिविटी बोर्ड से क्या होता है, जो हमारी टीम है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी चीज़ की वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो एक्टिविटी बोर्ड होता है उसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, सब अपनी अपनी इंफॉर्मेशन उसमें डालते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये होती है कि एक टीम क्या कर रही है दूसरी टीम को उससे आइडिया आ जाता है, या कोई कुछ काम किया उसका क्या है विजुअल, जैसे हमने बताया कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जब आप करते हो तो आदमी को ज़्यादा समझ में आता है, बहुत आसानी से समझ में आता है। तो वहाँ से क्या होगा कि हमारी जो टीम है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चौथा क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि ये एक ट्रेनिंग मटेरियल हो जाएगा कि कोई एक्टिविटी कोई कर रहा है तो उससे कोई उस विजुअल बोर्ड से उस चीज़ को ट्रैक करके वो अगला आदमी उससे ट्रेनिंग ले सकता है, या आप खुद कुछ जो लोग उस टीम में नहीं हैं दूसरी टीम को आपको ट्रेन करना है तो विजुअल तो एक्टिविटी बोर्ड पे ले जाके आप उसको समझा सकते हो, तो ट्रेनिंग दे सकते हो। तो ये एक तरीके से ट्रेनिंग मटेरियल भी तैयार हो जाता है वहाँ से कि देखो हमने पहले ऐसे से काम किया था, ऐसे था, ऐसे हो गया, अब आपको भी ऐसे ही काम करना है। तो ये थे 4 ऑब्जेक्टिव्स किसके, एक्टिविटी बोर्ड के। तो अब हम जानेंगे एक्टिविटी बोर्ड के कंटेंट के बारे में। तो इसमें क्या होता है, हम कंटेंट क्या क्या रखते हैं इसको जान लेते हैं। तो इसमें हम रखते हैं पहली चीज़ कि टीम जो हमारी टीम काम कर रही है उसका विजन क्या है। ठीक, उसके मेथडोलॉजी क्या है, या कुछ पिक्चर्स हमने जैसे आपको बताया बिफोर आफ्टर की पिक्चर ले लिया है इस तरीके से, या कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करना है पिक्चरियल तो उसको हमने पिक्चर लगा दिया, अपने टीम के नाम लिख दिया, उनके रोल्स लिख दिया, क्या किस बंदे का या किस पर्सन का क्या रोल है, गोल हमने डिसाइड कर दिया उसको भी उस पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक्टिविटी बोर्ड पे। फिर इन सब का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को हम उस पर प्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं। या कोई मैसेज देना है किसी को, सेफ्टी मैसेज देना तो वहाँ पे प्रेजेंट कर दो, या कोई लर्निंग है उसको वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये सब चीज़ क्या होते हैं एक्टिविटी बोर्ड पे होते हैं। फिर और क्या होता है कि एक ध्यान और रखना है बोर्ड में कि आपका जो
बोर्ड का फ्लो होगा ना वो एक लॉजिकल वे में हो, ये नहीं कि कुछ अजीब तरीके से होगा किसको जिसको जो किसी को समझ में नहीं आए। जैसे आप किसी की पिक्चर लगाओ तो ये नहीं कि किसी के नाम के सामने किसी की पिक्चर लगा दी, जो प्रॉपर बंदा है उसके नाम के सामने ही पिक्चर लगाओ, उसके नाम के साथ ही पिक्चर लगाओ, उसके साथ ही उसका रोल लिख दो, उसका गोल लिख दो, उसका क्या रिजल्ट आया उसको लिख दो। ये एक वे हो गया। इस तरीके से हम एक वे बनाते हैं कि कैसे हमारा फ्लो रहेगा, जिससे कि लोगों को ना समझ में आए हर चीज़ आसानी से, ये कॉम्प्लिकेटिव ना बने इससे बोर्ड। तो हमें क्या करना बोर्ड में एक कि जो फ्लो होगा बोर्ड का वो एक लॉजिकल वे में होना चाहिए और आसान होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में। फिर अगला क्या होगा कि जो पिक्चर होगी डिजिटल हो, कंप्यूटराइज हो, जन तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो ज़्यादा क्या है हाथ से क्या है किसी चीज़ का अगर आप हैंड ड्राइंग बनाते हो तो उससे क्या होगा, इसका मतलब पिक्चर क्या है, हमने मान लो किसी बेयरिंग की पिक्चर लगानी है तो हमने लगा दिया, फोटो निकाली नेट से लगा दी। लेकिन उसी बेयरिंग की अगर हम ड्राइंग बना के लगाएं हाथ से, तो जो बंदा बनाएगा, जो लड़का जो या जो पर्सन उस ड्राइंग को बनाएगा हैंड से, उसकी अंडरस्टैंडिंग में उसकी ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड क्या है कि आप हैंड राइटेड हैंड ड्रॉन पिक्चर बनाइए या जो भी करो हैंड रिटन हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो फिर भी आप डिजिटल पिक्चर या कंप्यूटराइज पिक्चर भी आप निकाल सकते हो, कोई बात नहीं, उसको भी लगा सकते हो। अगला क्या है कंटेंट, कि जितने भी टीम मेंबर हैं सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बंदे को आपने काम दे दिया कि ये काम करो तुम इस बोर्ड को मेंटेन करोगे, बस ऐसा नहीं है। जो जिसका काम है वो अपना काम करेगा और सारे लोगों का उस पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सारे लोग उस बोर्ड को प्रेजेंट करने में पार्टिसिपेट करें, अपने अपने जो उनके रोल हैं गोल्स हैं रिजल्ट्स हैं उन सबको वो खुद ला के उस पर प्रेजेंट करें, उसको दिखाएं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बोर्ड फेल होते हैं, एक्टिविटी बोर्ड फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारे के सारे जो मेंबर होते हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, किसी एक दो बंदे के ऊपर जिम्मेदारी रहती है उस बोर्ड को मेंटेन करने की। तो ऐसा कतई नहीं करें, हमेशा सारे बंदों का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सारे बंदों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस बोर्ड पे, तभी बोर्ड हमारा सक्सेस होगा। तो ये रही बात बोर्ड की कंटेंट की। अब हम जान लेते हैं बोर्ड बनाने की गाइडलाइंस के बारे में कुछ। तो अब हम जान लेते हैं एक्टिविटी बोर्ड की गाइडलाइंस के बारे में। तो एक्टिविटी बोर्ड को ना किसी बोर्ड को भी आप प्रेजेंट करोगे तो अगर उसका जो कलर है पैटर्न है उसको अगर तरीके से यूज करोगे तभी लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, किसी को कुछ भी कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर उसका कलर और पैटर्न सही नहीं रहेगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा, लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे तो क्या ज़रूरत है यार, जो चीज़ हमारे समझ में नहीं आएगा उसको क्यों हम देखेंगे, क्यों यूज करेंगे। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे एक्टिविटी बोर्ड का जो कलर होगा पैटर्न होगा वो बहुत ही अट्रैक्टिव वे में होना चाहिए, जिससे कि लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। ठीक, दूसरा क्या है कि ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसको अपडेट करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव बना रखे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड है कि नॉर्मल आदमी उसको अपडेट ही नहीं कर पा रहा है। तो लोग जब ज़्यादा हार्ड रहेगा अपडेट करने में, ज़्यादा असुविधा होगी तो लोग क्या करेंगे, उससे फिर हटने लगेंगे, वो अपडेट नहीं करेंगे, अपडेट करने से कतराएंगे। तो वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो अपडेट करने का हमारा तरीका है वो ऐसा होना चाहिए जो ईजी होना चाहिए, जिससे कि बोर्ड हमारा अलाइव रहे हमेशा। फिर क्या होना चाहिए, जो लोकेशन होनी चाहिए वो बड़ी सही जगह पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ऐसी जगह पे लगा दो जहाँ पे किसी का अट्रैक्शन नहीं आ रहा है, जहाँ पे कोई उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो लोकेशन उसकी बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए जहाँ पे उसको लगाओ। ठीक, चौथा क्या है कि जो हमारे बोर्ड का टाइटल या पर्पज है ना वो बहुत ही क्लियरली उस पर मेंशन होना चाहिए, दिखना चाहिए एक अलग तरीके से कि हाँ ये बोर्ड बोर्ड किस लिए है, कि इसका पर्पज क्या है या इसका टाइटल क्या है, वो बहुत ही क्लियरली सबको समझ में आना चाहिए, दिखना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए उस पर। फिर क्या है, विजुअल इंफॉर्मेशन इज प्रिफर्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग। मैंने जैसे बताया कि किसी चीज़ को जब आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, जो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो इसलिए
ये जो एक्टिविटी बोर्ड हो उस पर क्या है, लगभग 80% हमको विजुअल इंफॉर्मेशन देनी है और 20% रिटर्न। जैसे कि आपको अगर बताना है किसी चीज़ को कि ये साफ़ किए, इस सरफेस पहले गंदा था, अब इसको हमने साफ़ कर दिया, तो आप अगर उसको रिटर्न दोगे, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि उसको रिटर्न पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं पे आप उस सरफेस का पहले गंदे वाले का फ़ोटो खींच के फिर बगल में एक साफ़ वाले का लगा दो, तो लोगों को समझ हाँ पहले ये गंदा था अभी साफ़ हो गया, तो उस तुरंत एक बार जैसे भी वो देखेगा, देखते ही उसके समझ में आएगा क्या था कंडीशन पहले, अब क्या हो गई, इसकी इसने सफाई कर दी साफ। लेकिन वही लिख के अगर आप लोग दिखाओगे तो कोई नहीं देखेगा, यार क्या पढ़ेगा, कौन देखेगा उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल इंफॉर्मेशन उसमें पेस्ट करें। और लास्ट में क्या है कि फोकस ऐसा करो कि जो हमारा प्रोसेस है, रिजल्ट है, लर्निंग है, उस पर फोकस करना चाहिए, इधर उधर की चीज़ें नहीं। वही चीज़ हम इन्फॉर्म करें उसमें कि प्रोसेस क्या है, रिजल्ट क्या है और लर्निंग क्या मिली, ये सब चीज़ें उसमें ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए एक्टिविटी बोर्ड में। तो ये कुछ बातें रहीं एक्टिविटी बोर्ड के गाइडलाइंस के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि कलर कैसे यूज करना है एक्टिविटी बोर्ड में। तो कलर इज ए टूल, जैसा हमने बताया एक टूल की तरह आप यूज करो। तो आप एक्टिविटी बोर्ड में जो कलर यूज करेंगे उसको ये नहीं कि वो एक्टिविटी बोर्ड को कलरफुल बनाना, उसके लिए नहीं, आप उसमें ऐसे कलर के यूज करेंगे जो सामने वाले को उसके बारे में कुछ कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो ये कलरिंग करने के कुछ रूल थे दो। अब जान लेते हैं कि हमारा एक्टिविटी बोर्ड बन गया तो ये फेल किस कंडीशन में, जब जानते रहेंगे फेल किस कंडीशन में तभी तो उसको हम फेल होने से बचा लेंगे। तो इसके 10 रूल हैं। पहला क्या है, बोर्ड्स नॉट अपडेटेड, कि हमारा बोर्ड अपडेट नहीं हो रहा रेगुलर। जैसे हमने बता दिया कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा उसको अपडेट करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा तो लोग करेंगे नहीं, पहली चीज़। दूसरी क्या होगी, अगर आदमी जो आपके पार्टिसिपेंट हैं वो उस पर प्राइड नहीं फील कर रहे हैं तो वो फिर नहीं करेंगे। या कोई डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए, मतलब आपको, आपने कहा आपको ये चीज़, किसी को बोल दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चीज़ अपडेट करनी है, लेकिन उसको अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो उस चीज़ को अपडेट ही नहीं कर रहा टाइम टू टाइम, या आपकी कंपनी है वो टीपीएम को लो प्रायोरिटी दे रही है, तो इन सब रीजन से जो हमारा बोर्ड होगा अपडेट नहीं होगा तो ये एक्टिविटी बोर्ड फेल हो जाएगा। दूसरा रीजन क्या होगा एक्टिविटी बोर्ड फेल होने का, बोर्ड आर यूज एज ए डिस्प्ले बोर्ड, जब आप डिस्प्ले बोर्ड की तरह इसको यूज करोगे तो फिर ये फेल हो जाएगा। इसको हमेशा हमने बता दिया कि ये एज ए लर्निंग यूज करो। आप डिस्प्ले बोर्ड नहीं कि हाँ यार डिस्प्ले कर दो कुछ भी लगा दो, वो नहीं, कुछ उसमें से कम्युनिकेट करे सामने वाले को वो, तो ऐसा मटेरियल आपको उसमें लगाना है। तो इस पे क्या है दूसरा फेल होने रीजन कि आपका जब ये डिस्प्ले बोर्ड की तरह काम करेगा तब, तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा कि इस एक्टिविटी का पर्पज क्या है, क्या किस लिए इसको लगाया गया है, तो किसी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो ये फेल हो जाएगा। तीसरा क्या है, बोर्ड इज लोकेटेड इन रिमोट या इन एक्सेसिबल, ऐसी जगह पे आप बोर्ड लगा, जैसे मैंने बताया देख, तो आप बोर्ड ऐसी जगह आप लगा लीजिए जहाँ पे आदमी जाते नहीं है, जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है पॉसिबल, या कोई देख ही नहीं रहा उसको, तो उस वहाँ पे भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो वह, तो इसकी जो लोकेशन होती है बोर्ड की वो भी बहुत जिम्मेदार होती है इसको फेल होने में या सक्सेस होने में। चौथा क्या है रीजन, कि बोर्ड आर लोकेटेड इन डर्टी एंड वेट एरिया, जब कहीं पे आपने लगा दिया जहाँ पे धूल धक्कड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, या जहाँ पे बारिश का पानी या ऐसे पानी आ रहा है जहाँ पे कीचड़ हो जा रहा है, या कुछ तरीके जहाँ पे लोग कहेंगे यार कहाँ से, तो कुछ कोई आपने कंटेंट रखा है, मान लो उस पर धूल पड़ गई, गंदा हो गया, या कुछ भी था उस पर पानी पड़ गया, गीला हो गया, खराब हो गया, तो उससे क्या हो, बोर्ड बोर्ड खुद भी खराब हो सकता है, उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो आप। तो ये सब चीज़ रीजन होंगे आपके बोर्ड को फेल होने के। तो एक ये रीजन हो गया कि आप अगर उसको डर्टी या वेट एरिया में लगाओगे तो उसकी वजह से भी बोर्ड हमारा फेल होगा। पांचवा रीजन क्या है, बोर्ड हैव नो क्लियर पर्पज ऑन विजन, अगर हमारे बोर्ड पे उसका कोई क्लियर पर्पज या विजन दिख ही नहीं रहा तो क्यों कोई देखेगा उसको, क्यों लगा रखे हो। ठीक है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई ट्रेनिंग का वो नहीं दिख रहा उसमें। तो बोर्ड में क्या है कि हमेशा उसका पर्पज और विजन क्लियर होना चाहिए तब वो सक्सेस होगा, अगर ये दो चीज़ें एब्सेंट हो गई तो वो फेल हो जाएगा। छठा रीजन है बोर्ड आर लॉक्ड अवे, मतलब वो कहीं पे ऐसी जगह पे लगा दी जहाँ पे बंद है, लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं, बंद है, या ऐसा है कि इतने
सुबह 9 से 8 खुला रहेगा वो एरिया, बाद में बंद हो जाएगा। तो किसी के बाद में अपडेट करना तो अपडेट नहीं कर पाएगा, किसी के बाद में देखना कुछ चीज़ देख नहीं पाएगा। तो ऐसी जगह पे मत लगाओ जो लॉक रहती हो, नहीं तो ये वहाँ पे भी फेल हो जाएगा। फिर सातवां रीजन क्या है, बोर्ड आर टू इंट्रिकेट, मतलब कि बोर्ड आपका बहुत ज़्यादा जटिल है समझने, अब मेंटेन करने या किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में भी ये फेल हो जाएगा, इस पर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। फिर आठवां क्या रीजन, कि बोर्ड हैव नो ओनर, अगर इस बोर्ड का कोई ऑनर नहीं होगा, कोई लीडर नहीं होगा, तब भी ये फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका लोग टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन या इसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। नौवां रीजन क्या है, कि बोर्ड आर वेरी इंडिविजुअल, या ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल हो जाएगा, उस कंडीशन में फेल हो जाएगा, लोग इसकी तरफ नहीं जाएंगे नहीं। 10वां और आखिरी रीजन है बोर्ड को फेल होने का, कि बोर्ड आर सीन एज ए गिमिक, अगर ये लोगों को लगे कि ये तो नौटंकी है, या जो अपडेट करें नौटंकी की तरह उसको अपडेट कर रहे हैं, उल्टा सीधा अपडेट कर रहे हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से भी, तो वो उस कंडीशन में भी बोर्ड आपका फेल होगा। इसके रीजन क्या रहेंगे, कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन और मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन, ये रीजन होता है कि लोग इसको बकवास बना देते हैं बोर्ड को। तो ये 10 रीजन रहे जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी बोर्ड फेल हो जाता है या फेल हो सकता है। और एक चीज़ कि टीपीएम क्या होता है, टोटल प्रोडक्टिव माइंड, इसका मतलब है इम्प्रूव करो, उसको सस्टेन करो। आपने एक्टिविटी बोर्ड लगाया, उसको सस्टेन कर रहा है, पर उसको टाइम टू टाइम अपडेट रखना है, ऐसे नहीं खाली उसको आपने सिर्फ बना दिया और छोड़ दिया। ठीक है, तो ये बात रही आज की फुगाई के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फुगाई के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई हो। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। तो हम फुगाई तक पहुँच गए, ऑटोनोमस मेंटेनेंस में अगली बार हम बात करेंगे क्लिट क्या होता है, क्लिट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे कुछ लाभ उठा सकें।